नमस्कार बच्चों। अवकल समीकरण चल रहे थे हमारे और एक्सरसाइज 9.2 तक हमने कर दिया था। एक्सरसाइज 9.1 में हमने अवकल समीकरण के बारे में पढ़ा था कि अवकल समीकरण क्या होते हैं, कौन से समीकरण अवकल समीकरण होते हैं, अगर होते हैं तो उनकी घात और कोटि यानी ऑर्डर और उनकी डिग्री क्या होती है वो निकाला था। इसके बाद एक्सरसाइज 9.2 आई थी जिसमें आपको अवकल समीकरण दिया था और उसके हल दिए थे, मतलब हल दिया था व्यापक हल या मुख्य हल, दो तरह के हल के बारे में मैंने बताया था। और आपको कुछ हल दिए थे, आपको ये चेक करना था, वेरीफाई करना था कि वो हल उस समीकरण का व्यापक हल या मुख्य हल है या नहीं है। अब आगे जो आता है कि अगर आपको हल ही दिया हुआ है, व्यापक हल दिया हुआ है, तो उससे अवकल समीकरण का निर्माण करना। तो पहले इसी चीज़ का मतलब समझिए। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ। व्यापक हल और मुख्य हल के बारे में मैं बता चुकी हूँ पहले भी, मैं इसको फिर एक बार आपको दोबारा से इस पर प्रकाश डालती हूँ। अभी मैं एक आपकी समीकरण लेती हूँ, x² + y² = 5²। देखकर ही आप पहचान गए होंगे ये एक वृत्त का समीकरण है और वृत्त के समीकरण में ये ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये लिखा जाएगा x - 0² + y - 0² = 5²। यानी ये ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र तो 0 0 है और जिसकी त्रिज्या जो है वो 5 है। ये और ये एक ही चीज़ है। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, अवकल ले जिसका x के सापेक्ष, तो क्या हमें जो समीकरण प्राप्त होगा उसे हम अवकल समीकरण कहेंगे। तो ये हुआ 2x + 2y dy/dx = 0। तो यह आएगा dy/d, या यहीं छोड़ दो, या x + y dy/dx = 0। ये एक समीकरण प्राप्त हुआ जिसका हल एक हल ये है। अब मैं लेती हूँ x² + y² बराबर, त्रिज्या बदल देती हूँ मैं, लेट सपोज 7 का स्क्वायर। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x + 2y dy/dx = 0। तो x + y dy/dx = 0। आप देख रहे हैं ये दोनों की दोनों अवकल समीकरण सेम हैं, जबकि इन दोनों के व्यापक मान जो इनके हल हैं वो थोड़ा सा अलग हैं। कुछ मिलते हुए हैं लेकिन हैं तो अलग। तो अब ये क्या बात हुई, आप देख रहे हैं कि इस समीकरण का अगर हम हल देखें तो इस समीकरण का हल ये भी है, इस समीकरण का ये हल ये भी है। मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। तो x² + y² = a²। तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो भी हमारा अवकल समीकरण आएगा, यही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक अवकल समीकरण के बहुत सारे मान हो सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं अगर केंद्र समान है लेकिन त्रिज्या अगर चेंज होती रहती है तो तब सबका अवकल समीकरण एक होगा। तो इस तरह से इस अवकल समीकरण, ये जो अवकल समीकरण है, इसके बहुत सारे मान हो सकते हैं और उन मानों को इकट्ठा करें, अगर कंसोलिडेटेड लिखें या जनरल फॉर्म में लिखें तो वो आपका आएगा x² + y² बराबर k² या a²। इसे भी मान सकते हैं क्योंकि यहाँ a या k क्या हो गया, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया। यानी एक समीकरण के लिए k का मान तो अचर है, पर अलग अलग समीकरण में k का मान बदलता जाएगा। तो इस तरह का जो हल होता है उसे हम व्यापक मान कहते हैं। तो जब समीकरण दिया है उससे व्यापक मान निकालना वो एक अलग बात है, लेकिन अगर व्यापक मान दे रखा है उससे वापस समीकरण निकालना, तो इसे हम कहते हैं अवकल समीकरण का निर्माण जिसका व्यापक हल दिया हो।
तो एक्सरसाइज 9.3 जो है वो सारी इसी पे बेस्ड है। यानी यहाँ पर आपको व्यापक मान दिया होगा। व्यापक मान का मतलब जो कांस्टेंट है, जो अचर राशि है, वो एक ऐसे कांस्टेंट होगा कि वो संख्या 1 2 3 4 ना होकर ABC या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर्स होते हैं उस रूप में होगा। यानी उनके भी मान चेंज हो सकते हैं, पर एक समीकरण के लिए एक ही मान होते हैं। तो अब आप इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 9.3 आएगी उसका क्या तरीका है, उसे करने के क्या रूल हैं, वर्किंग रूल जो हैं। अगर आपके पास व्यापक मान लीजिए फैमिली ऑफ कर्व्स है, हम इन्हें फैमिली ऑफ कर्व्स इसलिए कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था x² + y² = a², ये व्यापक मान है किसी समीकरण का। समीकरण भी मैंने बताया था पिछली बार में, समीकरण ये था, इसका व्यापक मान है। तो ये क्या है, ये फैमिली ऑफ सर्किल्स है, यानी वृत्त के उन सभी वृत्तों का इकट्ठा समीकरण है जिसका केंद्र 0 0 है और जिसकी त्रिज्या a है। तो जब एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए a कांस्टेंट होगा, लेकिन जब अलग अलग सर्किल ड्रॉ हो रहे हैं, मान लो केंद्र 0 0 है, ये सर्किल अगर इसमें आपने त्रिज्या a की जगह 1 रखा, ये सर्किल यदि 1/2 रखा, ये सर्किल यदि a की जगह आपने 2 रखा या कोई और मान, तो a का मान बदलने पर आपको अलग सर्किल प्राप्त होगा, अलग कर्व प्राप्त होगा, अलग वक्र प्राप्त होगा। तो ये एक क्वेश्चन के लिए, एक सर्किल के लिए तो कांस्टेंट है, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट सर्किल में इसका मान बदल सकता है, तब ये अचर हो जाता है, अचर राशि हो जाती है। तो इस तरह से ये एक फैमिली ऑफ सर्किल्स को डिनोट करता है। तो यही कहना है कि अगर आपका व्यापक मान f1 x y a के रूप में हो, मतलब ये एक ऐसा फलन हो कि y बराबर मान जो हो, y बराबर या x और y, और जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की मैं बात कर रही हूँ वो क्या हो, 1 हो, उसकी संख्या 1 हो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में थी। तब आप इस समीकरण को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और जो नया समीकरण प्राप्त होगा उसमें y' का मान आएगा। पहले वाले समीकरण में y होगा, x होगा, a होगा, यानी आपको 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। एक तो ये समीकरण खुद, और जब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा y' के साथ दूसरा समीकरण। इन 2 समीकरण की सहायता से a को हम गायब कर देंगे, तो जो आपको समीकरण प्राप्त होगा वो ही आपका अवकल समीकरण कहलाएगा। कुल मिलाकर अवकल समीकरण जो बनेगा उसमें आपका ये जो कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं ABC, ये नहीं होने चाहिए। इसी तरह से अगर कोई फलन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, x होता है, y होता है, a और b के फॉर्म में होता है, लेट सपोज कोई फलन, तब इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो समीकरण y' के रूप में आएगा, उसमें x और y और a b दोनों हो सकते हैं। फिर एक बार और करोगे तो इसमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन आएगा, हो सकता है a और b में से कोई गायब हो जाए, हो सकता ना हो। तो कुल मिला के आपके पास 3 समीकरण प्राप्त होंगे। एक वो समीकरण जो बिल्कुल आपको दिया था, व्यापक हल जिसे कह रहे हैं, एक समीकरण जब आप एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरा समीकरण जब आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब आपके पास 3 समीकरण हैं जिसमें a और b को आपको हटाना है। तो किन्हीं 2 समीकरणों की मदद से आप a और b को हटाएंगे, a और b के मान निकालेंगे और a और b के मान तीसरे समीकरण में रख देंगे, तो a और b अपने आप गायब हो जाएगा। तो उससे जो प्राप्त समीकरण होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो निर्धारित, या कहोगे वो अवकल समीकरण कहलाएगा। तो अब जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको और क्लियर होगा। तो फॉर दैट मैं आ जाती हूँ सीधा एक्सरसाइज 9.3 पर। तो एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक में कहा गया है कि इनसे डिफरेंशियल इक्वेशंस बनानी हैं और जो a और b के रूप में आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उन्हें रिमूव करते हुए इस तरह का समीकरण बनाना है। तो पहले प्रश्न पे अगर हम आते हैं
तो हमें जो व्यापक मान या समीकरण दिया है x बटा a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, कहते हैं वो व्यापक वो अवकल समीकरण बनाओ जिसका व्यापक मान ये समीकरण हो। अब मैंने तरीका बताया था, जब आपके पास दो ये कांस्टेंट्स हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ सकता है। ये समीकरण 1 हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। पूरे समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन लेने पर अगर आप इसे करेंगे तो ये 1/a प्लस 1/b dy/dx बराबर 0। तो ये दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ आपको, dy/dx बराबर, या यहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब आप इसे दोबारा से करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे इस सेकंड समीकरण को x के सापेक्ष पुनः अवकलन लेने पर, यानी समीकरण 2 का, x के सापेक्ष समीकरण 2 का, इसे आप अच्छे से लिख लेंगे। पुनः अवकलन लेने पर इसका कितना हो गया 0 और इसका हो गया 1/b सेकेंड डेरिवेटिव बराबर 0। तो ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव बराबर 0। अब ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है, चूंकि इसमें a और b है ही नहीं, तो फिर हमें पहले और दूसरे को अब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर हमारा a और b गायब हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है यही हमारा अवकलन समीकरण कहलाएगा। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 1। आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है y² बराबर ab² माइनस x²। तो इसको, ये समीकरण 1 x के सापेक्ष, अब मैं लिख नहीं रही हूँ, आप अपने आप लिख लेंगे। x के सापेक्ष समीकरण 1 का अवकलन लेने पर तो 2y dy/dx बराबर a और इसका डिफरेंशियल 0 माइनस 2x, तो हो गया माइनस 2ax, 2y dy/dx। 2 से 2 कट गया, ये हो गया समीकरण 2। पुनः x के सापेक्ष अवकलन लेने पर यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। y की जगह क्या लिखेंगे, पहले y का लेंगे तो dy/dx, तो dy/dx और dy/dx यानी dy/dx की पावर 2, इसकी जगह dy/dx और ये ऐसे की ऐसे, दोनों का गुणनफल ये, प्लस अब की बार y ऐसे की ऐसे और dy/dx का डिफरेंशियल d2y/dx2, और ये हो गया आपका माइनस a, इसका डिफरेंशियल। ये हो गया आपका समीकरण 3। आप देख रहे हैं समीकरण 3 में आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a, यानी वो जो अचर संख्या थी, राशि थी, वो रह गई है। तो इसे रिमूव करेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 की मदद से। अगर समीकरण 1 को लाते हैं तो b और इंट्रोड्यूस होगा, तो b का पहले ही पीछे मतलब हटा चुके हैं, तो इसे इसकी जगह हम इसका प्रयोग करेंगे। और यहाँ से माइनस a का मान अगर हम निकालते हैं तो ये आएगा y/x dy/dx। तो आप कहेंगे समीकरण 2 तथा 3 की मदद से आप क्या पाएंगे, ये हो गया dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, और माइनस a की जगह लिख देंगे y/x dy/dx। यहाँ से माइनस a का मान, x नीचे ले गए, y/x dy/dx। चाहो तो इसको पूरे को x से गुणा कर लो, तो x, पहले इसे लिख रही हूँ हायर डेरिवेटिव से, x इंटू वाई d2y/dx2, फिर माइनस x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर, और चाहो तो इसे भी इधर ले आओ, माइनस y
dy/dx इज इक्वल्स टू 0। यानी पहले x से मल्टीप्लाई किया और ये इधर ले आए। ये आपका प्रश्न नंबर 2 का हल हो गया। अब इसमें ना a बचा ना b बचा, इसलिए आपका अवकल समीकरण हो गया जिसका व्यापक मान ये था। आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है y बराबर a e⁻³ प्लस b e⁻−2x। समीकरण एक ये होगा dy/dx इज इक्वल्स टू, ये हो गया 3a क्योंकि a ऐसी की ऐसे और e⁻3x का डिफरेंशियल e⁻3x इंटू 3x का डिफरेंशियल 3, तो 3 मैंने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही होगा b ऐसे की ऐसे आया, e⁻−2x का डिफरेंशियल -2x और फिर -2x का डिफरेंशियल हो गया -2, तो ये हो गया -2। तो 3a - 2b e⁻−2x, ये हो गया समीकरण 2। अब आएंगे फिर से इसे तीसरी बार एक बार और करेंगे आगे, मतलब पुनः अवकलन करने पर डेफिनेटली x के सापेक्ष कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा d2y/dx2 और ये हो जाएगा 3 × 9 a e⁻3x और माइनस माइनस फिर प्लस 4b e⁻2x। 3 समीकरण हुआ। 3 में a b आपके 2 चर राशियां हैं। अब आपको किन्हीं 2 समीकरणों की सहायता से a और b के मान को हटाना है और किसी तीसरे में रख देना है। तो इसको कैसे करेंगे आप ये देखेंगे। अब इसके करने के कई तरीके मैंने जैसे अभी बताया था। तो अब मैं क्या कर रही हूँ इसमें कि मैं यहाँ से किसी एक इसका मान निकाल रही हूँ और यहाँ रख रही हूँ। समीकरण 1 और 2 से, मतलब समीकरण 1 से हम इसे ऐसे कहेंगे, हम कह सकते हैं b e⁻−2x, ये हो गया y - a⁻3x और इसका मान मैं दोनों समीकरण में रख रही हूँ, दूसरे में भी और तीसरे में भी। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 3a e⁻3x -2 और इसकी जगह मैंने रखा y - a⁻3x। तो ये हो गया 3a e⁻3x और माइनस माइनस प्लस 2a e⁻3x - 2y इज इक्वल्स टू, ये हो गया 5a e⁻3x, ये टोटल -2y। और साथ साथ मैं क्या करती हूँ, a e⁻3x की वैल्यू भी यहाँ से निकाल रही हूँ। तो इससे फर्दर मैं कर रही हूँ dy/dx प्लस 2y बराबर 5 × a⁻3x। तो इस तरह से हम कह सकते हैं a × e⁻3x को मैं लिख सकती हूँ 1/5 dy/dx प्लस 2y। ये हो गया आपका समीकरण 4। इसी तरह से अब यहाँ से b का मान मैंने पहले यहाँ रखा और ये जो समीकरण आया उसमें a × e⁻3x का मान निकाला। फिर से वही फर्स्ट इक्वेशन से b e⁻−2x का, क्योंकि यही टर्म पूरी हमारी तीसरे समीकरण में भी है, तो इसकी जगह मैं ये मान यहाँ रखूँगी और ये जो समीकरण होगा तीसरा वाला, ये भी निकालूंगी किस रूप में, a e⁻3x के रूप में। तो यही काम अब हम यहाँ करते हैं। तो अब हम लिख रहे हैं समीकरण 3 d2y/dx2 प्लस 9a इक्वल टू 9a e⁻3x प्लस 4b की जगह 4 अपनी जगह और b × e⁻−2x की जगह y - a⁻3x, ये मैंने यहाँ रख दिया। तो ये हो गया 9a e⁻3x
प्लस 4y माइनस 4a की पावर 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4, ये हो गया 5a की पावर 3x। लो ये तो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये तो यही बात यहाँ बन गई। तो समीकरण इसको ये ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, इसे ही समीकरण चौथा मान लो, ये वाला, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। और अगर आपने कर लिया तो काटने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी a इंटू ई की पावर 3x का मान निकाल लेंगे। तो ये बचा 4y, तो इस तरह से यहाँ हुआ 5a ई की पावर 3x इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 4y, ये हो गया समीकरण 5। समीकरण 4 और समीकरण 5 में को इक्वेट करने पर समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से आप क्या पाएंगे, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू d2y अपॉन dx2 माइनस 4y। सबको एक तरफ ले आओ तो d2y अपॉन dx2 माइनस dy बाई डी एक्स, ये उधर चला गया माइनस 6y बराबर 0। तो इस तरह से ये जो समीकरण प्राप्त हुआ, ये आपका समीकरण आ गया, जो कि अवकल समीकरण है जिसका व्यापक मान आपको दिया हुआ था y बराबर a इंटू ई की पावर 3x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस 2x के रूप में। आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। y बराबर ई की पावर 2x इंटू a प्लस bx, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। ये समीकरण 1 मानेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ, ई की पावर 2x का 2 इंटू ई की पावर 2x a प्लस बी एक्स प्लस ई की पावर 2x ऐसे की ऐसे, और इसका डिफ्रेंसिएशन होगा bx। ये हो गया समीकरण 2। अब इसमें कुछ चीज़ें, हालांकि आप और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये वाला सेम प्रश्न नंबर y था, और इसके स्थान पर अगर मैं y रख दूं तो a मेरा कांस्टेंट अपने आप गायब हो जाएगा। तो मैंने यहीं पर समीकरण 2 और 1 की मदद से इसकी जगह y लिख दिया, समीकरण 1 तथा 2 से हम ये निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि dy बाई डी एक्स बराबर 2, और ये पूरा कितना हो गया y, ताकि अब हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट रह गया b, तो e की पावर 2x, ये आपका आ गया। अब इसे, ये आपका समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण आपका 3 हो गया, इनफैक्ट इसे बल्कि 2 मत लिखो, चलो 2 भी लिखो, ठीक है, ये समीकरण 3 हो गया, फाइन। अब इसे, चूँकि डिफ्रेंशिएशन तो एक ही बार किया है, तो हमारे 3 समीकरण तब प्राप्त होते जब हम 3 बार करते थे, लेकिन चूँकि हमने इसको यहीं पर मॉडिफाई कर लिया तो समीकरण 3 हमें पहले प्राप्त हो गए। फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट तो एक बार और करना पड़ेगा, तो पुनः अवकलन लेने पर d2y अपॉन dx2 2 इंटू इसका हो गया dy बाई डी एक्स प्लस b बाहर निकाल दिया, और ये हो गया आपका, यहाँ डिफ्रेंसिएशन लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, x की जगह 1, x का डिफ्रेंसिएशन 1 ई की पावर 2x प्लस x ऐसे की ऐसे, ई की पावर 2x का डिफ्रेंशिएट 2 इंटू ई की पावर 2x। तो ये हो गया 2 dy बाई डी एक्स प्लस b इंटू ई की पावर 2x, यहाँ बचा 1 प्लस 2x ई की पावर 2x। ये समीकरण हुआ 4। समीकरण 3 और 4 की मदद से b को गायब करना है, तो इसका मतलब b इंटू ई की पावर 2x को रिप्लेस कर दें, का मान निकालें 3 से, यानी इसका मान b, इसका मान हम निकालते हैं और यहाँ रख देते हैं ये, और या इसमें यूँ कह लो कि ये x से, पूरे को x से गुणा कर देते हैं। तो अगर मैं पूरे को x से गुणा कर दूँ, x d2y अपॉन dx2 बराबर 2x dy बाई डी एक्स प्लस b ई की पावर 2x इंटू एक्स 1 प्लस 2x। ये आपका 4th समीकरण इसे लेते हैं। और अब समीकरण 3 से
इसका मान जब हम यहाँ से निकालेंगे dy/dx - 2y, तो अब पूरे समीकरण में से हमारा b खत्म हो जाएगा, जो कि हमें करना था। तो हम इसे करेंगे समीकरण 2 और 3 से। आप ये कहेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, सॉरी, इन दोनों की मदद से। तो इस पूरे का मान निकाला, ये पूरा, ये और ये सेम है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं dy/dx - 2y, यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो गया x d2y/dx2 बराबर 2x dy/dx, प्लस इसकी जगह लिख रहे हैं dy/dx - 2y, और ये मल्टीप्लाई हुआ 1 + 2x, ऐसे की ऐसे। अब ये जो समीकरण प्राप्त हुआ, इसमें आप देख रहे हैं इस समीकरण में कहीं भी ना a है ना b है, तो यही आपका अल्टीमेट समीकरण है। और अब आप इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखोगे, एक dy/dx का एक टर्म होगा, d2y तो एक ही है, तो x d2y/dx2 प्लस dy/dx इस पूरे से गुणा होगा, तो dy/dx के जो गुणांक होंगे 2x तो यहाँ से आया और 1 + 2x यहाँ से आया, और ये हो गया -2y 1 + 2x। तो ये हो गया x d2y/dx2, ये हो गया 4x + 1 dy/dx -2y 1 + 2x। चाहो तो यहीं छोड़ दो, या दूसरा तरीका है कि ये सब उल्टे हाथ पे ले जाके सीधे हाथ को 0 बना दो। आप कहीं भी छोड़ दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही आपका आंसर होगा। आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। y = e⁻x a cos x + b sin x। आप जानते हैं यहाँ पर आपके 2 बार आपका लेना पड़ेगा समीकरण 1, तो dy/dx बराबर, यहाँ डिफरेंस, यहाँ लगाएंगे आप प्रोडक्ट रूल, e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x, ये ऐसे की ऐसे, प्लस अब e⁻x ऐसे की ऐसे, a cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है, तो -a sin x, और ये हो गया प्लस b cos x। ये हो गया समीकरण आपका 2, और बल्कि 2 भी बाद में लिखूंगी। ये पूरा y के बराबर है, तो यहाँ समीकरण 1 की मदद से मैं इसे लिख रही हूँ dy/dx, इसकी जगह लिख रही हूँ y प्लस e⁻x - a sin x प्लस b cos x। ये हो गया समीकरण 2। पुनः समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन लेने पर सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो d2y/dx2, इसका होगा dy/dx प्लस e⁻x का e⁻x डिफ्रेंसिएशन, ये ऐसे कैसे, -a sin x प्लस b cos x प्लस e⁻x ऐसे की ऐसे। अब इसका करेंगे तो ये हो गया -a cos x, और cos x का होता है माइनस sin x, तो ये हो गया -b sin x। तो ये हो गया dy/dx d2y/dx2, और अब इसका मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये समीकरण 2 में ये वाला पूरा एक्सप्रेशन ऐसे है, जिसकी जगह हम dy - y लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम लिख रहे हैं dy/dx -y, कहाँ से, समीकरण 2 से, और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो हो गया e⁻x a cos x प्लस b sin x। ये आपको, तो आपने यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 की मदद से, ये आपने लिया, और ये आप देख रहे हैं, ये आप समीकरण 1 से वापस y आ गया, तो ये बन गया d2y/dx2 बराबर dy/dx प्लस dy/dx माइनस y, और ये भी हो गया -y, सेम टू सेम। तो इस तरह से ये जो आपका अल्टीमेट समीकरण आया d2y/dx2 2 टाइम्स ऑफ dy/dx माइनस 2 टाइम्स ऑफ y, 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये आपका समीकरण आया। चाहो तो सबको उल्टे हाथ पे भी आप ले जाकर राइट साइड को 0 रख सकते हो, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा।
आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 में कहते हैं अवकल समीकरण को बनाओ जिसका आपको ऐसे अवकल समीकरण को बनाना है जिसका जो व्यापक मान था वो फैमिली ऑफ सर्किल्स है, यानी वृत्त के समीकरण, वृत्त का समीकरण है जो वाई एक्स को टच करता है, जो फैमिली ऑफ सर्किल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन, यानी कहते हैं वो वृत्त जो वाई एक्सिस को टच करते हैं ओरिजिन पर, यानी मूल बिंदु पर, यानी ये और तमाम इस तरह के जो सर्किल हैं वो व्यापक मान हो तो उनका समीकरण, अवकल समीकरण क्या होगा। तो पहले तो हमें वो वृत्त बनाना है जो मूल बिंदु पर वाई एक्स को टच करता है। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने कोई एक सर्किल ले लिया, कोई भी एक सर्किल ले लिया और ये वाई एक्सिस को मूल बिंदु पे टच कर रहा है, तो ये बिंदु 0 0 हुए, तो ये वाई एक्सिस इस सर्किल के लिए, इस वृत्त के लिए क्या बन गई, स्पर्शी बन गई। और अगर स्पर्शी बन गई तो इसी कांटेक्ट बिंदु से, कांटेक्ट पॉइंट से या स्पर्श बिंदु से ऐसी रेखा जो स्पर्श पर 90 डिग्री का कोण बनाती है वो उसी पर सेंटर होगा। तो इस सर्किल का सेंटर कहाँ होगा, उस रेखा पर जो इस मूल बिंदु से होकर गुजरती है और इस स्पर्शी जो कि इस समय वाई एक्सिस बन रही है वो स्पर्शी है, तो उस पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो। और आप देख रहे हैं मूल बिंदु से वो रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है वाई एक्सिस से, वो एक्स एक्सिस होती है। तो कहने का मतलब जो सेंटर होगा, जो आपका इस सर्कल का सेंटर होगा, वो निश्चित तौर पर कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर उपस्थित होगा। और अगर वो एक्स एक्सिस पर उपस्थित है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो अब एक्स जो यहाँ से त्रिज्या की दूरी है वो तो इस सर्किल के लिए अलग, इस सर्किल के लिए अलग, इस सर्किल के लिए अलग, बड़े के लिए और सर्किल के लिए अलग। तो हर बार ये चेंज होगा हर एक सर्किल के लिए। तो अगर मैं इसको इस दूरी को a मान लेती हूँ, इसे, तो सेंटर क्या हुआ, इस सर्किल का सेंटर क्या हुआ, a 0, और त्रिज्या भी कितनी होगी, a ही होगी, क्योंकि त्रिज्या क्या होगी, मूल बिंदु से यहाँ तक। कोई भी मैं सर्किल ले रही हूँ और ये इसको यूँ टच करके निकल रहा है और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लेट सपोज h होंगे और k अपने आप 0 होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है। तो ये मूल बिंदु है, ये आपका सेंटर है, दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई, h, और यही आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो अगर a मैंने आपका सेंटर माना था तो रेडियस भी कितना होगा, a। तो इस तरह से वृत्त का समीकरण आप जानते हैं, वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h के हो और त्रिज्या r हो, तो वो वृत्त का समीकरण हुआ करता था स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब h की जगह मैं रख रही हूँ a और r की जगह भी रख रही हूँ a और k की जगह रखूँगी 0। तो इस तरह से जो व्यापक मान या फैमिली ऑफ सर्किल्स, फैमिली ऑफ सर्किल्स जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है मूल बिंदु पे, वो समीकरण बनेगा x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो इस तरह से ये समीकरण आपको प्राप्त हुआ। और अब इससे आपको क्या बनाना है, आपको ऐसा समीकरण बनाना है जो अवकलन समीकरण हो जिसका ये व्यापक मान हो। तो आप देख रहे हैं पूरे समीकरण में सिर्फ a आपका क्या है, a जो है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी एक कांस्टेंट है। तो जब एक कांस्टेंट होता है तो आप एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक समीकरण ही होगा, एक डिफ्रेंशिएशन के बाद मिलेगा। मैं चाहूँ तो इसको यहीं थोड़ा सा और आसान करना चाह रही हूँ। तो ये बन गया एक्स वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस a का स्क्वायर। फर्दर इसे मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सूत्र से तोड़ती हूँ तो a माइनस एक्स प्लस a, और ये हो गया a प्लस एक्स माइनस a।
तो ये हो गया 2a माइनस एक्स इंटू एक्स, और यूँ कह लो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और ले लो इसे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0। ये तो हुआ पहला समीकरण, अभी तक डिफ्रेंसिएशन नहीं शुरू किया है। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंसिएशन लेने पर, ये हो गया 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2x माइनस 2a बराबर 0, समीकरण 2। अब यहाँ से चाहो तो 2a का मान आ गया आपका, 2a उधर ले गए तो 2a बराबर हो गया 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2x, और समीकरण 1 में रख देंगे 2a की जगह। 2a का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a की जगह ये 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू एक्स बराबर 0। अब ये जो समीकरण प्राप्त हुआ इन दो समीकरणों की मदद से हुआ, जिसमें कि एक खत्म हो गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब हो गया, जो कि हमें करना था। अब यही आपका आंसर होगा, बस इसको थोड़ा सा नाइसली लगाएंगे। 2xy dy बाई डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये आपका अभिष्ट समीकरण प्राप्त होगा, अवकलन समीकरण जो हमें चाहिए था। ये था आपका प्रश्न नंबर 6। आते ही प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 ये कहता है, अवकल समीकरण बनाइए उस फैमिली का ऑफ पैराबोलास। पैराबोला मतलब परवलय। परवलय का जो परिवार है, उस परवलय जिसका वर्टेक्स यानी शीर्ष कहाँ पर हो, मूल बिंदु पर, तथा जिसकी एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस की हो, यानी इस तरह का हो, इस तरह का समीकरण हो। आपको याद है इस तरह के जो हम परवलय के समीकरण कैसे मानते थे, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, जहाँ a क्या हो गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये वो परवलय हो गया जो मूल बिंदु जिसका शीर्ष है और वाई अक्ष जिस परवलय का शीर्ष है। तो उस तरह के समीकरण को हम इस तरह से रिप्रेजेंट किया करते थे। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब इसका अवकलन लेने पर 2x बराबर 4a dy बाई डी एक्स, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में से a गायब करना है, तो क्या करते हैं, भाग दे देते हैं समीकरण 1 को 2 से। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये हो गया 4ay अपॉन 4a dy बाई डी एक्स। 4a से 4a कट गया, x से x कट गया, तो dy बाई डी एक्स इधर आ गया। x अपॉन 2 dy बाई डी एक्स बराबर y, और ये हो गया x dy बाई डी एक्स माइनस 2y बराबर 0। ये था प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8 कहते हैं, अवकलन समीकरण प्राप्त बताइए फैमिली ऑफ एलिप्स। एलिप्स मतलब दीर्घवृत्त के परिवार, दीर्घवृत्त का परिवार की जिसका फोकाई यानी जिसकी नाभि कहाँ हो, वाई अक्ष पर हो, वाई एक्सिस पर हो, और सेंटर यानी केंद्र क्या हो, कहाँ हो, ओरिजिन पर, 0 0 पर। तो इस तरह का परवलय दीर्घवृत्त आपसे कह रहे हैं। आपको याद है इस तरह का दीर्घवृत्त आप कैसे मानते थे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पर b का मान a से बड़ा है। तो ये आपका समीकरण है उस दीर्घवृत्त का समीकरण जिसकी नाभि आपकी कहाँ पर हो, वाई अक्ष पर,
और केंद्र कहाँ हो, 0 0 पर। तो अब हमें वो अवकल समीकरण निकालना है जिसका हल, जिसका व्यापक मान क्या हो, ये हो। तब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ दो आपके पास अचर राशियाँ हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, जिसको आपको रिमूव करना है। डेफिनेटली दो हैं तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी जो समीकरण हमें प्राप्त होगा उसमें सेकंड डेरिवेटिव भी आएगा। चलिए तो हम इसे करते हैं। तो ये हो गया 1/a² इंटू 2x प्लस 1/b² इंटू 2y dy/dx बराबर 0। पूरे को 2 से भाग दे लो। ये हमें प्राप्त हो गया। यहाँ से अभी बहुत मान निकाल नहीं सकते, कोई बात नहीं, इसे बाद में देखेंगे। फिर से करते हैं। पुनः x के सापेक्ष अवकलन लेने पर दिस इज 1/a²। यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो 1/b² बाहर आ गया। y का डिफरेंशियल dy/dx, ये ऐसे के ऐसे, तो ये हो गया dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y ऐसे के ऐसे d2y/dx2 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 3। अब इन 3 समीकरणों की सहायता से आपको क्या करना है, आपको मतलब a² और b² का खात्मा करना है, इन्हें ख़त्म करना है। कैसे करेंगे? अब इसको करने के लिए क्या करते हैं, कई तरीके से आप कर सकते हैं, जौन सा आपको कंफर्टेबल लगे। मैं क्या कर रही हूँ कि अभी मैं इसको नहीं छेड़ रही हूँ, मुझे इन 2 समीकरणों की सहायता से 1/a² और 1/b² निकालना है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसको x से गुणा करती हूँ, तो ये हो जाएगा x²/a², और इसे x से गुणा करके इसमें से माइनस कर दूंगी, तो ये x²/a² ख़त्म हो जाएगा, और 1/b² का मान बचेगा, उसका मैं मान निकालूंगी। तो 1/b² का मान निकालूंगी, फिर दोबारा से अब की बारी से y से गुणा करूंगी दूसरे समीकरण को, तो ये y² बनेगा, पर ये y² बनेगा, y से गुणा करने पे फ़ायदा नहीं होगा। आप 1/b² का मान इसमें समीकरण में रख के 1/a² का मान निकालेंगे, और फिर उन दोनों का मान यहाँ रख सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा आसान तरीका जो मुझे नज़र आ रहा है, चूँकि दोनों तरफ 0 है, तो हम b²/a² का मान निकालते हैं समीकरण 2 और 3 से। देखो कैसे निकालते हैं, फिर उन्हें इक्वेट कर देंगे। आते हैं हम, ये आपका समीकरण 2। पुनः समीकरण 2 को लिखने पर, समीकरण 2 से मैं दोबारा कर रही हूँ, इसको इधर ले गई, तो ये हो गया y/b² dy/dx बराबर -x/a²। अब b² उधर ले जाती हूँ और -x को इधर ले आते हैं, या माइनस को वहीं रहने दीजिए। y/x dy/dx बराबर b²/a²। इसे मान लेती हूँ मैं समीकरण 4। हालांकि समीकरण 2 ही है परिवर्तित रूप में। पुनः समीकरण 3 से, समीकरण 3 को फिर मैं मॉडिफाई कर रही हूँ। अब की बार ये उधर ले गई, 1/b² dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y d2y/dx2 बराबर -1/a²। ये माइनस रह गया, सॉरी। और अब b² इधर ले जाती हूँ, तो ये हो गया dy/dx का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा आपको रुक कर देखना पड़ेगा कि मिनिमम कैलकुलेशन के साथ इसको कैसे किया जाए। ये हो गया समीकरण 5। अब समीकरण 4 और 5 में राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो अगर इन्हें इक्वेट कर दूं तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, और जिसमें a और b नहीं होगा। अतः समीकरण 4 तथा 5 से ये हो जाएगा y/x dy/dx बराबर dy/dx का वर्ग प्लस y d2y/dx2। तो सबको अगर हम एक तरफ ले लें, या पहले x से गुणा कर लें,
वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। सबको उल्टे हाथ पे ले लें तो एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। एक तरफ ले लिया सबको। तो ये आपका थोड़ा कैलकुलेशन कम करने का तरीका है, बाकी और भी आप तरीके से इसे हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 ये कहता है प्रश्न नंबर 9 ये कहता है अवकलन समीकरण बनाइए उस फैमिली ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का मतलब अति परवलय, जिसका फोकाई, जिसका नाभि कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर, और सेंटर क्या है, केंद्र क्या है उसका, ओरिजिन यानी मूल बिंदु। तो आपको याद है जब केंद्र मूल बिंदु होता था हाइपरबोल और अति परवलय जो जिसकी नाभि कहाँ है, एक्स अक्ष पर, तो इस तरह का हुआ करता था। और अगर नाभि वाई अक्ष पर होती तो किस तरह से होता, इस तरह से होता। तो ये वाला समीकरण हुआ करता था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। और अगर ये समीकरण होता तो ये होता एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर या वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जो भी आप मानो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। तो हमें ये वाला समीकरण मतलब ये आपका व्यापक मान है, यानी अति परवलय जिसकी नाभि कहाँ हो, एक्स अक्ष पर हो, और केंद्र क्या हो, 0 0। तो उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्लास 11th में पढ़ के आए थे वो ये थी। और अब इससे हमें अवकल समीकरण बनाना है। तो अब ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। काफ़ी हद तक वही क्वेश्चन आ रहा है समीकरण 2, बल्कि अब मैं वही आइडिया लूँगी इसमें। तो मैं इसमें ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मान निकालूंगी, हालांकि दोबारा से डिफ्रेंशिएट इसे ही करूँगी। तो इसी को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से पूरे को भाग दे दिया तो ये हो गया 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर x अपॉन ए स्क्वायर। इसे उधर ले गए, 2 से कट गया था, x नीचे बी स्क्वायर उधर, y अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। समीकरण 3। समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन लेने पर इसका ले रहे हैं, ले तो आप इसका भी सकते हैं, वैसे इसको ही ले लो, तो यहाँ से यही भी गायब हो जाएगा। समीकरण 3 का पुनः x के सापेक्ष अगर हम कर दें, क्योंकि राइट हैंड साइड पे कॉन्स्टेंटली आए तो अगर इसको पर इसमें फिर डिफ्रेंशिएशन आपका रूल लगेगा, क्या कहेंगे, डिवीजन रूल लगेगा। तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऐसे करके आप कर सकते हैं। मैं इसी कर रही हूँ। समीकरण 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन लेते हैं, इसे लेते तो इसको हम लिखेंगे, एक्चुअली में ये होगा आपका y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको और ऐसे लिख लेते अपॉन x। तो अब यहाँ डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल में इसका डिफ्रेंसिएशन x ऐसे की ऐसे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, y का होगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो y का डी वाई बाई डी एक्स ये ऐसे की ऐसे, तो ये कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का वर्ग प्लस अब y ऐसे की ऐसे डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशियल डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इंटू एक्स, नीचे वाला ऐसे की ऐसे माइनस अब ऊपर वाला ऐसे की ऐसे और नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन x कितना होगा 1
अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर सीधे हाथ पे 0 आ गया। इसे उधर ले गए तो अब आपका बन गया x dy/dx का होल स्क्वायर प्लस xy d2y अपॉन dx2 माइनस y dy/dx बराबर 0। यही उत्तर है। स्टैंडर्ड तरीके में पहले हायर डेरिवेटिव लिखने का मतलब जो उसका कोटि होती है वो पहले लिखना चाहिए, घात को नहीं कंसिडर करते, कोटि के हायर ऑर्डर में लिखते चले जाते हैं, मतलब हायर से लोअर डिग्री में कोटि में लिखते चले जाते हैं। प्लस x dy/dx की पावर 2 माइनस y dy/dx बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है वो समीकरण बनाओ उन वृत्तों के फैमिली की, वृत्तों के क्या कहेंगे, वृत्तों की, सर्किल्स की फैमिली की जिसका सेंटर कहाँ हो, वाई एक्स पर हो, केंद्र कहाँ हो, वाई एक्स पर हो और जिसकी त्रिज्या 3 यूनिट्स हो। तो वाई एक्स पर कोई भी सर्किल बन रहा है तो उसका सेंटर जो होगा उसमें जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट आपका चेंज होएगा पर के हिसाब से, तो 0a मान लेते हैं। तो माना केंद्र हुआ आपका 0a, त्रिज्या दे रखी है 3, तो आपका जो समीकरण होगा वृत्त का x माइनस 0 का वर्ग प्लस y माइनस a का वर्ग बराबर 3 का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस a का वर्ग बराबर 9। ये समीकरण 1। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो सिर्फ a है, यानी एक ही है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे बस, यानी ये जो समीकरण प्राप्त होगा dy/dx के रूप में होगा। तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं 2x, ये हो गया 2y माइनस a और फिर y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx बराबर 0। तो क्या करते हैं, यहाँ से y माइनस a से पूरे को गुणा कर देते हैं। क्यों? ताकि ये y माइनस a का वर्ग बन जाए और उधर से y माइनस a का मान निकाल कर समीकरण 1 से निकाल के यहाँ रख दूँ तो a खत्म हो जाएगा, जो कि मुझे करना है। ये 2 से सबको भाग दे दो पूरे समीकरण को, 2 तो कट ही गया। तो x और ये तो a तो यहीं आ जाएगा, सॉरी गलती हो गई भाई, y माइनस a तो आएगा, तो ये तो फ़ायदा नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया समीकरण 2। तो यहाँ से y माइनस a का मान निकालो, तो इसे होगा y माइनस a, 2 से भाग दे दिया पहले सबको, dy/dx बराबर माइनस x, राइट। और ये हो गया y माइनस a बराबर माइनस x अपॉन dy/dx। ये मान समीकरण 1 में रख दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस एक्स अपॉन dy/dx का पूरे का वर्ग बराबर 9। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन dy/dx का वर्ग बराबर 9। और अब इस पूरे को dy/dx ऐसे इसे एक तरफ ले लो, उधर ले लो या फिर उधर ले लेते हैं। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले गए और फिर इसे भी इधर ले गए इंटू dy/dx का होल स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 माइनस एक्स का स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये आपका अभीष्ट समीकरण प्राप्त हुआ। ये था आपका प्रश्न नंबर 10। इसी तरह से प्रश्न नंबर 11 और 12 आपका प्रश्न नंबर 11 और 12 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपको समीकरण दिया हुआ है, समीकरण दिया है y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। ये जनरल सॉल्यूशन है।
तो इसका अवकल समीकरण क्या होगा, यानी कौन से अवकल समीकरण का ये व्यापक मान होगा, व्यापक हल होगा। तो ये हो गया dy/dx, ये तो फर्स्ट आपका बैठा ही, तो ये हो गया c1e⁻x और ये हो गया -c2e⁻x। कांस्टेंट ऐसे कैसे, e⁻x का डिफरेंशियल -e⁻x। ये समीकरण बताया था C1 और C2 दो आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इन्हें गायब करना है तो सीधी सी बात है 2 बार आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। दोबारा से डिफ्रेंशिएशन किया d2y/dx2, तो c1e⁻x और दोबारा से माइनस से बन गया प्लस c2e⁻x और ये आपका y के बराबर है। तो आपका जो समीकरण बैठा d2y/dx2 माइनस y बराबर 0, ये आपका हल बैठा और ये आपका b वाला जो था वो हल हुआ। और आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़, कहते हैं नीचे जो समीकरण दे रखे हैं उसमें कौन सा समीकरण ऐसा है जिसका y बराबर x उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो आपके 4 ऑप्शन है किसको ये सेटिस्फाई करेगा तो वो आपको निकालना है। तो वहाँ पर आपको जितने भी समीकरण दे रखे हैं उसमें dy/dx भी है और सेकंड डेरिवेटिव भी। तो पहले dy/dx निकाल लेते हैं, कितना आएगा 1 और सेकंड डेरिवेटिव कितना आएगा 0। ठीक है, अब हम पहले वाले पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट है हमारा सेकंड डेरिवेटिव। आप चाहो तो सेकंड डेरिवेटिव तो 0 है, तो सभी में सेकंड डेरिवेटिव है, तो मैं पहले इसी को ही बना लेती हूँ और या सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा। तो पहले वाला है d2y/dx2 माइनस x² dy/dx प्लस xy बराबर x। क्या इसको ये सेटिस्फाई करता है? तो इसकी जगह लिखा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी जगह लिखा 0 माइनस x², इसकी जगह क्या लिखा 1 और ये x और y की जगह क्या लिखा x ही लिखा। तो ये x² माइनस x², तो ये साइड 0 आएगी, यहाँ राइट साइड क्या x, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये समीकरण नहीं है। इसी तरह से दूसरे को ट्राई करेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 0 आ रहा है, तो जो सी पार्ट है वो करेक्ट आ रहा है क्योंकि सी पार्ट में ये क्या है 0 है। बाकी ए और सी पार्ट में फ़र्क क्या है, ए पार्ट में ये x दे रखा है सीधे हाथ पर, बायां साइड एक सही है, और सी पार्ट में ये 0 दे रखा है, तो 0 वाला तीसरा वाला ये करेक्ट हो गया। तो इसलिए इसका एक सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका होगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 9.3। आगे कराएंगे अगले वीडियो में, अगले एक्सरसाइज। थैंक यू।